हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सिविक्स का चैप्टर 2 शुरू करेंगे। लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। इसमें से आज हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे लोकतंत्र क्या, यानी कि लोकतंत्र क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और उस पर भी चर्चा करने से पहले यह जानना जरूरी है कि गैर लोकतांत्रिक सरकारें क्या होती हैं। तो गैर लोकतांत्रिक सरकार वो सरकार होती है जिसमें शासकों का चुनाव लोग नहीं करते, शासकों का चुनाव जनता नहीं करती है। शासक या तो खानदानी होते हैं, वंशानुगत होते हैं, वंश के अनुसार एक व्यक्ति राजा, उसके बाद उसका बेटा राजा, उसके बाद उसका बेटा राजा, उसके बाद उसका बेटा राजा, और ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी ये सिस्टम चलता रहता है, जिसको राजतंत्र या राजशाही कहते हैं, इंग्लिश में मोनार्की कहते हैं। वो गैर लोकतांत्रिक सरकार है। उदाहरण के लिए बाबर शासक था, उसके बाद उसका बेटा हुमायूं शासक बना, उसके बाद उसका बेटा अकबर शासक बना, उसके बाद उसका बेटा जहांगीर, उसके बाद उसका बेटा शाहजहां, उसके बाद उसका बेटा औरंगजेब, और ये सिलसिला बहादुर शाह जफर तक चलता रहा। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। तो यहां किसी भी शासक का चुनाव जनता नहीं करती है। उसी तरह जहां सैनिक तानाशाही होती है वहां पर शासकों का चुनाव जनता नहीं करती है, बल्कि वे लोग शासक होते हैं जिनका दबदबा सेना के ऊपर होता है। यानी कि सेना में जो सबसे अधिक पकड़ रखते हैं, सबसे ऊंची पकड़ रखते हैं, वे लोग शासक होते हैं। वो सैनिक तानाशाही होती है। इस तरीके से इसमें कोई भी सरकार जिसमें जनता चुनाव नहीं करती अपने शासक का, वो गैर लोकतांत्रिक सरकार है। नेक्स्ट है, शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं। शासक जो भी फैसले लेते हैं उसमें लोगों की कोई भागीदारी नहीं होती है। शासक स्वयं फैसले लेते हैं। वे अपने अधिकार बढ़ाते चले जाते हैं, जवाबदेहियां कम करते चले जाते हैं, और जनता के प्रति बिल्कुल भी जवाबदेही नहीं होती है। जनता को उसमें कोई भागीदारी नहीं होती है। यहां तक कि जनता उनके फैसलों के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकती, कोई विद्रोह नहीं कर सकती, कोई विरोध नहीं कर सकती है। वो कोई आवाज, यहां तक कि मीडिया पर भी सेंसरशिप लगा होता है। न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, आजकल इंटरनेट है, पहले नहीं था। तो इन सभी माध्यमों के जरिए भी वे अपनी बात नहीं कह सकते, सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, अपनी अभिव्यक्ति को भी जाहिर नहीं कर सकते, धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, जुलूस नहीं निकाल सकते, हड़ताल नहीं कर सकते। यहां तक कि वो कई जगह पे उनको किसी तरह के यूनियन बनाने की या गुट या संघ बनाने का आज़ादी नहीं होती है। राजनीतिक दल बनाने की कोई राजनीतिक अधिकार नहीं होता है, राजनीतिक अधिकार उनके पास होते नहीं है। वो किसी भी तरह के राजनीतिक गतिविधि भी नहीं कर सकते। कई बार शासकों का चुनाव लोग करते हैं, कई बार शासकों का चुनाव लोग करते हैं, परंतु अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उनके पास होती है जिन्हें लोगों ने नहीं चुना है। कई बार क्या होता है कि शासकों का चुनाव जनता के द्वारा जरूर कराया जाता है, जनता अपने शासकों का चुनाव करती है, लेकिन सरकार के जो भी महत्वपूर्ण फैसले होते हैं, जो भी अंतिम फैसले होते हैं, उन्हें वो लोग नहीं लेते जिन्हें जनता ने चुना है, बल्कि वो लोग वो फैसले लेते हैं जिन्हें जनता ने नहीं चुना है। इसका जीता जागता उदाहरण अपना पाकिस्तान है। पाकिस्तान में सन 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट किया। उसकी कहानी मैं आपको सुनाता हूं। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की।
उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित किया। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया और 2002 में एक जनमत संग्रह करा के अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़वा लिया। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है, जिसके ज्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी हैं। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए, चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के पास है। आपने देखा यहाँ चुनाव भी कराए गए, लेकिन वो चुनाव सिर्फ नाम के कराए गए, काम के नहीं कराए गए। चुने गए अधिकारियों को, चुने गए प्रतिनिधियों के पास कोई खास अधिकार नहीं। सारे अंतिम फैसले अभी भी जनरल परवेज मुशर्रफ और उनकी सेना के बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा लिए जाते थे। अगर चुनाव होते भी हैं तो स्वतंत्र व निष्पक्ष नहीं। अगर वो चुनाव कराए तो चुने हुए प्रतिनिधियों के पास अधिकार नहीं, अंतिम फैसले तो वे लोग लेते हैं जिनको जनता ने नहीं चुना। एक बात। दूसरी बात कि अगर चुनाव होते भी हैं तो वो चुनाव स्वतंत्र व निष्पक्ष नहीं होते हैं। कैसे होते हैं इसका भी उदाहरण मैं आपको एक पढ़ के सुनाता हूं। चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। इसमें पूरे चीन से करीब 3000 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। ध्यान दीजिएगा एक बात पर। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। एक बार फिर से, चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। यानी कि सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। आपने समझ में आई बात कि चुनाव होते हैं लेकिन स्वतंत्र व निष्पक्ष नहीं। स्वतंत्र व निष्पक्ष होते तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से किसी को चुनाव लड़ने के लिए मंजूरी लेने की जरूरत क्या थी। अगर चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होते तो हर बार जब से वहां पर इन सरकारों का सिलसिला शुरू हुआ तब से लेकर आज तक वहां पर सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकारें क्यों बनती आई हैं। एक और उदाहरण है, यह है मैक्सिको का। 1930 में आजाद होने के बाद से मैक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई। फौजी शासन नहीं आया, तानाशाही नहीं आई। जनता के द्वारा चुन करके प्रतिनिधि ही आए और जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही सरकार बने और हर 6 साल बाद नियमित रूप से चुनाव होते रहे। लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में PRI नाम की एक पार्टी को ही जीत मिलते थे। 1930 से लेकर के सन 2000 तक एक ही पार्टी बार बार चुनाव में जीत करके आ रही है। 70 साल तक विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा ले लेते थे पर कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती थी। चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर हाल में जीत हासिल करने के लिए PRI कुख्यात थे। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य था। सरकारी स्कूलों का अध्यापक अपने छात्र छात्राओं के माँ बाप से PRI के लिए वोट देने को कहते थे। मीडिया भी जब तब विपक्षी दलों का आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को नजरअंदाज ही करते थे। कई बार एकदम अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह कर दिया जाता था, जिससे अनेक लोग वोट ही नहीं डाल पाते थे। PRI अपने उम्मीदवारों के चुनाव अभियान पर काफी पैसे खर्च करती थे। आपको क्या लगा
यहां पर निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होते थे मैक्सिको में? नहीं। वही हमने कहा कि अगर चुनाव होते भी हैं तो स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव नहीं होते हैं। वोट में समानता नहीं, सबको, देश के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। वोट में समानता भी नहीं है और सबको वोट का अधिकार भी नहीं है अगर वहां चुनाव होते हैं तब। इसका भी उदाहरण मैं आपको सुनाता हूं पढ़ के। सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं है। आज सन 2020 में भी अधिकार नहीं है। 21वीं सदी में सिर्फ और सिर्फ पुरुषों को वोट देने का अधिकार है, यानी कि सबको वोट का अधिकार नहीं है। एस्टोनिया ने अपने यहां नागरिकता के नियम कुछ इस तरह से बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। ये एस्टोनिया की बात, एस्टोनिया एक देश है, वहां की नागरिकता नियम कुछ इस तरह से हैं कि वहां पर कुछ अल्पसंख्यक लोग हैं और वे लोग रूसी समाज के लोग हैं, उनको मतदान का अधिकार है नहीं, और अगर दिया भी जाता है तो यह अधिकार लेने में उनको काफी मुश्किलें आती हैं। फिजी की बात करें तो फिजी की चुनाव प्रणाली में वहां के मूल वासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज्यादा है। फिजी में वोट का अधिकार तो है, लेकिन फिजी के जो मूल निवासी हैं उनके वोट का वैल्यू और जो भारतीय मूल के निवासी जाकर के फिजी के नागरिक बने हुए हैं उनके वोट के वैल्यू में काफी अंतर है। भारतीय मूल के निवासियों को वोट का, उनके वोट का जो वैल्यू दिया जाता है, जो मूल्य आंका जाता है, उससे कई गुना ज्यादा वैल्यू और मूल्य आंका जाता है फिजी के मूल निवासियों के वोट का। यानी कि वोट में समानता नहीं है और सरकार मनमानी करती है। क्या करती है सरकार? मनमानी करती है। किस तरह से मनमानी करती है, इसका भी एक उदाहरण आपको पढ़कर सुनाता हूं मैं। जिम्बाब्वे देश की कहानी है ये। 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली। उसके बाद देश पर जानू पीएफ दल का राज है, जिसने देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी। इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे आज़ादी के बाद से शासन कर रहे हैं। चुनाव नियमित रूप से होते हैं और सदा जानू पीएफ दल ही जीतता है। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं है, पर वे चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते हैं। आजादी के बाद से उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की है और उसकी जवाबदेही को कम किया है। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता है और उनकी सभाओं में गड़बड़ कराई जाती है। सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। एक ऐसा कानून भी है जो राष्ट्रपति के आलोचना के अधिकार को सीमित करता है। टेलीविजन और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण है और उन पर सिर्फ शासक दल के विचार ही आते हैं। अखबार स्वतंत्र हैं, पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता है। सरकार ने कुछ ऐसे अदालती फैसलों की परवाह नहीं की जो उसके खिलाफ जाते थे और उसने जजों पर दबाव भी डाला। तो यहां हमने देखा कि जिम्बाब्वे में चुनी हुई सरकार भी और लोकप्रिय सरकार भी, लोकप्रिय नेता भी किस तरह से मनमानी करते हैं। यानी कि गैर लोकतांत्रिक सरकार वो सरकार हो गई जहां या तो शासक जनता के द्वारा चुने ही नहीं जाते, शासक वंशानुगत होते हैं, खानदानी होते हैं, जैसे कि राजशाही में, यानी कि राजतंत्र में होता है, मोनार्की में होता है। या फिर अगर शासक जनता के द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि चुनाव होते हैं, तब अंतिम फैसले लेने का अधिकार चुने हुए प्रतिनिधियों के पास नहीं होता। अंतिम फैसले लेने का अधिकार वहां के उन दबंगों के पास होता है जिनको जनता ने चुना ही नहीं है। और वो चुनाव भी स्वतंत्र और निष्पक्ष
नहीं होते हैं। उस चुनाव में सभी जनता को, यानी कि देश के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है, और सबके वोटों का मूल्य भी एक बराबर नहीं होता है। चुनाव में धांधलियां होती हैं और जनता के द्वारा ऐसे चुनी गई सरकार मनमानी भी खूब करती है, और जनता को यह भी अधिकार नहीं होता कि वो सरकार के खिलाफ आवाज उठा सके, धरना दे सके, प्रदर्शन कर सके, जुलूस निकाल सके, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सके न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, इंटरनेट के माध्यम से। क्योंकि प्रेस पर भी सेंसरशिप होता है। प्रेस चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उन्हीं खबरों को छापता और दिखाता है जो सरकार को पसंद है। सरकार को जो ना पसंद है वो नहीं दिखाया जाता, और बार बार एक ही पार्टी की सरकार बनती है, यानी कि चुनाव के दौरान जबरदस्त धांधलियां भी होती हैं। तो ऐसी जो सरकारें होती हैं वही होती हैं गैर लोकतांत्रिक सरकार। यानी कि गैर लोकतांत्रिक सरकार में आपको एक तो आ गए राजशाही, राजतंत्र जिसको मोनार्की कहते हैं वो, दूसरा आ गए तानाशाही वाले, तीसरे आ गए सैनिक तानाशाही वाले, सैनिक शासन, और चौथे आ गए यही नाम के चुनी हुई सरकार, जो काम की चुनी हुई सरकार नहीं है, जिसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास अंतिम फैसले लेने का अधिकार नहीं होता है। उनके पास होता है जो जनता के द्वारा नहीं चुने गए हैं। चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र नहीं होते हैं, चुनाव में धांधलियां होती है, चुनी गई सरकार मनमानी करती है, देश के सभी नागरिकों को वोट का समान अधिकार नहीं होता है, और उनके वोटों का समान मूल्य भी नहीं होता है। जनता के पास अपने अभिव्यक्ति को जाहिर करने के लिए कोई अधिकार नहीं होता, सरकार के फैसलों के खिलाफ आवाज उठाने का कोई अधिकार नहीं होता, और सरकार के फैसलों में उसकी कोई भागीदारी भी नहीं होती है। तो ये हो गए गैर लोकतांत्रिक सरकार। अब हम बात करते हैं लोकतंत्र क्या है। तो जाहिर सी बात है कि इसका ठीक विपरीत, अगर ये गैर लोकतांत्रिक है तो इसका ठीक जो विपरीत होगा, ठीक जो उल्टा होगा, वही तो लोकतंत्र होगा। यानी कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। यानी कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ शासन का एक ही ऑप्शन है कि शासकों का चुनाव जनता करेगी, लोग करेंगे। जिनको शासित होना है वे ही अपने ही में से कुछ लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनेंगे जो उनके ऊपर शासन करेंगे। यानी कि जनता के बीच के कुछ लोग ही राजनीतिक दल बनाएंगे, और जनता के बीच में से कुछ लोगों ने, जिन्होंने राजनीतिक दल बनाया है, वही लोग चुनाव में भाग भी लेंगे। पूरी जनता उनको वोट देगी, उनको चुनेगी, और जब वो चुन जाएंगे तो चुने गए वही प्रतिनिधि लोग पूरी जनता पर, जनता की भलाई के लिए, जनता के विकास के लिए काम करेंगे, सरकार चलाएंगे। यानी कि इसीलिए शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है लोकतंत्र क्या है? एक ऐसी सरकार जो लोगों द्वारा, लोगों के लिए, लोगों की सरकार होती है। इंग्लिश में कहते हैं डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो शासकों का चुनाव लोग करते हैं। यहां कई सारे ऑप्शंस थे, यहां कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय कि शासकों का चुनाव लोग करेंगे। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होती है, उनके पास बिल्कुल भी नहीं होती जिनको कि जनता ने चुना ही नहीं है। और जो चुनाव होते हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं। एक व्यक्ति एक वोट एक मोल होता है। यानी कि यहां पर देश के सभी नागरिकों को, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी लिंग के हो, किसी भी भाषा क्षेत्र के हो, या किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के क्यों नहीं हो, उनका रंग रूप चाहे कुछ भी हो,
अगर वो उस देश के नागरिक हैं और एक न्यूनतम आयु सीमा पार कर चुके हैं, ज्यादातर देशों में 18 वर्ष, तो 18 वर्ष है उससे ऊपर के हो चुके हैं, तो उन सबको वोट देने का अधिकार है। चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र, लिंग या भौगोलिक क्षेत्र के हों, चाहे उनका रंग रूप कुछ भी हो, वो अनपढ़ गंवा ठेंगा छाप हो, पढ़े लिखे हों, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हों, रोजगार वाले हों, बेरोजगार वाले हों, रोजगार लेने वाले हों, रोजगार देने वाले हों, कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो, सबको वोट देने का अधिकार है। और एक व्यक्ति को एक ही वोट देने का अधिकार होता है। एक व्यक्ति को एक ही वोट देने का अधिकार होता है, एक से अधिक वोट देने का अधिकार नहीं होता है। और हर व्यक्ति के वोट का मोल भी, उसका वैल्यू भी एक बराबर ही रहता है, कहीं अलग अलग नहीं होता। जैसे कि फीस में अलग अलग है, वैसा नहीं होता। सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। यानी कि देश का जो संविधान है, संविधान ने देश के नागरिकों को जो अधिकार दिए हैं और देश के संविधान ने शासकों को शासन करने के लिए जो अधिकार दिए हैं, देश के संविधान ने देश के नागरिकों के लिए जो मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए हैं और देश के संविधान ने देश के शासकों के लिए जो नीति निर्देशक तत्व तैयार किए हैं, उन सभी के द्वारा जो लक्ष्मण रेखा खींची गई, उस लक्ष्मण रेखा के भीतर ही शासकों को शासन करना है, अपना काम करना है। यानी कि सरकार संवैधानिक कानूनों, संविधान में निहित सभी कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा जो लक्ष्मण रेखाएं खींची गई हैं, चारों तरफ से इन्हीं लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही रहते हुए काम करती है। अगर ऐसा है कहीं किसी शासन में, तो वही है लोकतंत्र। एक बार फिर से, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होती है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल होता है, सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। यानी कि शॉर्ट में हम कह सकते हैं, डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हिच इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जो लोगों के लिए, लोगों द्वारा चलाई गई सरकार है। हमने दोनों का अंतर आपको बता दिया। तो इस तरह से आज हमने कवर किया कि लोकतंत्र क्या है। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र क्यों। थैंक यू।